हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। थोड़ा सा देखना आराम से। क्वेश्चन तो एक लाइन का है, लेकिन इसके सलूशन में कुछ है, कॉन्सेप्ट लगेंगे अपना। देखते हैं उसमें क्या दिया है। आप देखो थोड़ा सा। किसी नदी में स्टीमर आप जानते ही होंगे, पानी में वो चलता है, मोटर से चलता है, उसी को स्टीमर बोलते हैं। जो नाव चलती है पानी में, बोट चलती है ना, जो मोटर से चलती है, शायद ऑटोमेटिक है, तो उसी के साथ स्टीमर बोलते हैं। स्टीमर चलाने का प्रति घंटे का खर्च, भाई चलाओगे, नाव को चला रहे हो, बोट को चला रहे हो नदी में, तो आपको खर्च तो करना ही पड़ेगा। तो बोला प्रति घंटे का खर्च उसके वेग के, कुछ वेग होगा उसका, उस वेग के घन के समानुपाती है। यदि जलधारा का वेग, जल का भी वेग होता है कुछ, जो पानी है नदी की पानी, उसके भी तो किसी डायरेक्शन में उसके पानी चलते रहते हैं, तो उसका वेग दिया हुआ है उसने, x किलोमीटर प्रति घंटा हो, तब सिद्ध कीजिए कि स्टीमर की जलधारा के विपरीत दिशा में चलने में उसकी अधिकतम मितव्यापी चाल 2/3/x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। उसका कहने का मतलब है कि आपका जो खर्च, इसमें थोड़ा सा सही से शब्द नहीं लिखे, उसमें बोला है कि जो आप खर्च करोगे, किसको खर्च करोगे? स्टीमर को चलाने में। स्टीमर को चलाने में खर्च क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। खर्च क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। और खर्च न्यूनतम हो और वेग कितना होगा उसका? वेग जो होगा वो कितना होगा? 2/3x किलोमीटर पर घंटे। ये दे रखा है आपको। अब अपन कुछ करेंगे, मानना पड़ेगा, इसमें बहुत कुछ मानना है, दिया कुछ भी नहीं है। तो पहला काम क्या होगा अपना? फर्स्ट ये है कि आप मानोगे कि माना स्टीमर की चाल कैपिटल V मानना। क्या मानो? कैपिटल V मानना। अब देखो उसमें ये नहीं दिया है आपसे कि कितना किलोमीटर चलना है, उसने नहीं दिया है आपसे। कहाँ दिया? कुछ भी नहीं दिया है। उसने ये दिया है कि प्रति घंटा का खर्च दिया है। हम अभी मान लेंगे कि कुछ किलोमीटर चलेगा। भाई किलोमीटर कुछ तो चलना पड़ेगा, उसने कुछ भी नहीं दिया कि कितनी दूरी तय करता है। तो हम मान लेते हैं कि माना स्टीमर y किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? y किलोमीटर चलता है। कुछ भी मान सकते हैं। हमने स्टीमर मान लिया, कितना किलोमीटर चलता होगा? y किलोमीटर चलता होगा। अब आपको क्या दिया है, ये भी बात कर लेता है। दिया है आपका जलधारा का वेग। क्या दिया है आपको? जलधारा का वेग दिया है x किलोमीटर पर आवर दिया है कि क्या दिया है? पर घंटे दिया है शायद। देख लें क्या दिया है, कहाँ गया? हाँ, किलोमीटर पर प्रति घंटा। तो ये प्रति घंटा है x किलोमीटर। अब आपको दिया है और एक और भी कुछ दिया है कि जो आपका खर्च है, जो भी खर्च है वो क्या है? उसके वेग के घन के समानुपाती है। अभी उस पर बात कर लेता हूं। अब आपको क्या करना है? अच्छा, किसके सापेक्ष? विपरीत नहीं, उसकी दिशा में, जलधारा के विपरीत दिशा में आपको बात करना है। तो यहां पे लिखेंगे जलधारा के विपरीत स्टीमर की चाल। तो जलधारा के विपरीत स्टीमर की चाल क्या होने वाली है? इतना तो अपन फिजिक्स में जानते हैं कि जो वेग होगा स्टीमर का, उसके वेग को वो कम कर देगा। भाई वो विपरीत जाओगे तो ऐसे अपना भी नहीं जानते तो दिमाग लगा सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब कोई मुझे खींचेगा, पीछे के लिए ढकेलेगा, तो मेरा वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब कितना कम होगा? जितने से वो मुझे अपोज करेगा उतना से कम होगा। तो जलधारा का कितना है अपने पास? x किलोमीटर दिया हुआ है, तो v - x हो जाएगा। इसमें अपने को कुछ खास नहीं था। क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। इतना तो अपन नॉर्मल से भी दिमाग लगा सकते हैं कि अपन चल रहे हैं और कोई विपरीत दिशा में जा रहा है तो उसकी चाल तो कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? जो विपरीत दिशा में जितना चल रहा था, विपरीत दिशा में कितनी चल रही है? x किलोमीटर पर आवर। अब आपको लिखोगे यहाँ पर कि y किलोमीटर चलने में टाइम कितना लगेगा। y किलोमीटर
दूरी दूरी तय करने में लगा समय, इसको हम टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समय को टी मान लेते हैं। y किलोमीटर चलने में लगा समय t बराबर क्या होता है? दूरी कितना है? दूरी है y किलोमीटर, चाल कितना है? v माइनस एक्स, ये आवर हो जाए, चाहे घंटा लिख सकते हो कि इतने घंटे होगा। y किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ये हमने निकाल लिया। अब आते हैं और कुछ दिया है स्टीमर के 1 घंटे चलने पर कुल खर्च जो है अपना 1 घंटा चलने पे कुल खर्च को मैं कुछ मान ले रहा हूं ई। क्या मान ले रहा हूं? ई। वो जो समानुपाती है, खर्च क्या है? समानुपाती है किसके? स्टीमर की वेग के घन के समानुपाती है। स्टीमर का वेग कितना था? v। इसके मत कर देना है कि v माइनस एक्स के घन के समानुपाती कर देना, समझते रहना। इसका मत कर देना आप स्टीमर के घन के समानुपाती। ये नहीं बोला है कि जो फाइनल जलधारा के विपरीत दिशा में स्टीमर की चाल, नहीं, स्टीमर की चाल के घन के समानुपाती है। भाई जो स्टीमर चला रहा है तो अपना वेग तो देखेगा वो, ऐसा थोड़ा है कि नहीं जलधारा विपरीत दिशा में बढ़ रही है उसके सापेक्ष आपको फाइनल तो बात नहीं करेगा। अपना मैं किस स्पीड से चला रहा हूं, तो किस स्पीड से चला रहा है? v से चला रहा है, तो ये हो जाएगा v क्यूब हो जाएगा। मैं पहले ही बोला था क्वेश्चन थोड़ा सा धीरे धीरे अभी और है। अब आपने फिजिक्स में देखा होगा, यदि समानुपाती हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है? कोई अचर आ जाता है, स्थिरांक आ जाता है, v की घात 3 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हो कि जहाँ के एक समानुपाती स्थिरांक है। ये हो गया, इतना काम कर लिया। ये तो 1 घंटे का है। क्या है? 1 घंटे का खर्च है ये, 1 घंटे का खर्च है ये। लेकिन हम कितना चले हैं? t घंटे चले हुए। कितना चले हुए? t घंटे चले हैं। तो यहाँ पे लिखे हुए t घंटे में लगा कुल खर्च, t घंटे में लगा कुल खर्च को कुछ अलग सा मान लेंगे, ई डैश मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ? ई डैश। अब ई डैश क्या होगा? 1 घंटे का इतना है, 1 घंटे का खर्च कितना हो गया? 1 घंटे का खर्च है अपने पास, कहाँ हो गया? ये हो गया के v की घात 3। तो t घंटे में क्या हो जाएगा? t इंटू में हो जाएगा, t इंटू में आपके पास हो जाएगा कैपिटल ई, t इंटू में कैपिटल ई। t क्या है भाई? 1 घंटे का ये दिया है, 1 घंटे का खर्च क्या ई है, तो t घंटे क्या हो जाएगा? t इंटू में ई हो जाएगा। अब t का मान क्या है अपने पास? t का मान ऊपर से निकाल सकते हैं, ये दे रखा है v y बटे v माइनस एक्स इंटू ई का मान अपने पास है k v की घात 3। तो ये जो बन गया अपना ई डैश क्या आ गया? y के v की घात 3 बटे में v माइनस एक्स। अब इसमें थोड़ा सा काम ये करना है आपको कि कुछ एक मैंने आपने देखा होगा कि यदि ये न्यूनतम होगा तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? अधिकतम होगा। हमने किया था क्योंकि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। यहाँ पर भी है, यदि मैं देखो आपको दिखा दे रहा हूँ कि अच्छा किसके सापेक्ष करेंगे। इसमें y दिख रहा है, k दिख रहा है, v की घात 3 दिख रहा है और x दिख रहा है। अब किसके सापेक्ष करें सर? तो किसके सापेक्ष करेंगे? जो बदल रहा होगा, जो बदलेगा भाई वही तो उसी के सापेक्ष करेंगे। जो अचर होगा उसके सापेक्ष अवकलन नहीं होता है। तो अब ध्यान से देखो, x जो दिया होता है वो तो अचर होता है। तो x दिया है, k तो अचर है क्योंकि स्थिरांक है, y और v में कंफ्यूजन है। तो हमने क्या किया था, मैंने फिक्स कर दिया है कि स्टीमर कितना चलता है? y किलोमीटर, उससे ज्यादा नहीं चल। सारी कहानी किस पे चल रही है? y पे चल रही है। सारी कहानी किस पे चल रही है? y पे। तो भाई स्टीमर की चाल, आप बाइक चलाते हो तो ऐसा थोड़ा है कि नहीं आपने 40 किलोमीटर की स्पीड पकड़ ली तो 40 किलोमीटर ही चलोगे, पक्का है
रोड रोड आपको प्लेन रोड मिल जाएगा, खाली रोड मिलेगा तो आप 90 भी चला सकते हो बाइक। 90 नहीं चलाओगे 80, 85, 75, 70 तक बाइक अपनी चला लेते हैं। ट्रैफिक मिल जाएगा तो क्या करोगे, 20 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, 0 भी कर सकते हो। तो वेग बदलेगा अपना ही किसके सापेक्ष होने वाला है, वी के सापेक्ष, वेग के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इतना तो दिमाग में बैठ गया। अब बात यह है कि इसमें करेंगे अवकलन तो नीचे होल स्क्वायर आएगा, फिर हमें d2 निकालना पड़ेगा, फिर उसके साथ अवकलन। आप समझ रहे होंगे कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको उल्टा कर लेते हैं। तो आपको पता है हमें खर्च रखना है न्यूनतम। यदि ई डैश न्यूनतम होगा तो 1/E डैश क्या होगा, अधिकतम होगा। क्या होगा, अधिकतम होगा। इतना तो अपने दिमाग में लिख लिया कि ई डैश हमें न्यूनतम लाना है, खर्च हमें चाहिए न्यूनतम। खर्च क्या चाहिए, न्यूनतम। तो पक्का है कि 1/E डैश क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो यदि मैं इसको 1/E डैश लिखूं कितना बन जाएगा, उल्टा कर दो, v माइनस एक्स बटे वाई के माइनस वाई के इंटू में कितना हो जाएगा, v की घात 3। इतना हो गया। अब इसको कुछ हम मान लेते हैं, s मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, s। हमने कुछ मान लिया s। तो s बराबर अपना अब क्या बन गया, v 1/y के, ये बन जाएगा v माइनस एक्स बटे में v की घात 3। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखा जाए तो 1/y के भाग दे दो तो 1/v स्क्वायर माइनस में k बटे v की घात 3, ये बन गया। यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, एक v कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर। ये इतना काम हमने कर लिया। अब स्टार्ट कर देते हैं अवकलन। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या करूंगा यहाँ पर तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब v के सापेक्ष अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है, v के सापेक्ष अवकलन। v के सापेक्ष अवकलन करने पर v के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो v के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो आपको दिख रहा होगा क्या बनेगा, आप देखना ध्यान से, ds बटे dv। क्या बनेगा, ds बटे dv कितना हो जाएगा, 1/, ये तो y के अपना कांस्टेंट हो गया था, मैंने दिखा दिया था। 1/v स्क्वायर का क्या बन जाएगा, -2/v की घात 3 और प्लस में 3 के बटे में v की घात 4। आप 1/x का अवकलन करते हो, किसका करते हो, 1/x का करते हो तो -1 में x स्क्वायर हो जाता है। ऐसे इसका कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है। अब आपको क्या चाहिए, चरम मान के लिए अब पक्का है ds बटे dv बराबर क्या रखोगे, 0। ds बटे dv बराबर क्या रखोगे, 0। तो ये बन जाएगा 1/y के -2/v की घात 3 प्लस 3 के बटे v की घात 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये तो अच्छा इधर चला गया, ये बन गया -2v की घात 3 बराबर में -3 के v की घात 4। तो देखो तो एक खत्म हो गया है, माइनस से माइनस खत्म हो गया। इधर बच जाएगा v, 3 है ये 4 है, एक v बचेगा, v इधर ले गया, 2 को इधर लाया तो v बराबर आ गया 3/2 और क्या आ गया k। तो कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैं, मुझे तो लग रहा है कि ओहो ये x है, ये k नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, x है। ये है अपने पास x, यहाँ पर हो जाएगा x, क्योंकि हमें दिया है कि v बराबर 3/2 पे देखना है तो x, और k नहीं था, x था। क्या था, x था। तो v बराबर कितना आ गया, 3/2। जो पूछ रहा था वही आया है सर, v बराबर 2/3 आया है, अपना उल्टा आ रहा है। इसका कितना आ रहा है, 3/2, 2/3 बोला हुआ है। मैं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर पा रहा हूँ, v इधर है 3/2 आ रहा है, क्या मिस्टेक हो रहा है, 3/2 बोला है कि 2/3 बोला है। इसमें सवाल सही तो हुआ है मेरे ख्याल से, 3/2 ही आया हुआ है, 2/3 आया है। मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए हमसे, कैलकुलेशन सवाल भी तो मुझे लग रहा था सही दिया हुआ। 3/2 पे ही है लग रहा है, क्वेश्चन गलत है ये, 3/2 पे ही है, गलत तो है ही नहीं, अपने से कहाँ गलत होने वाला है। अब आते हैं
इतना हो गया। अब अपने पास मिला था ये समीकरण 1, इसका आप दोबारा करते हैं अवकलन। क्या करूंगा, v के समीकरण 1 का क्या लिखूंगा यहाँ पर, समीकरण 1 का v के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर से बन जाएगा आपका d2s बटे dv2 बटे ये हो जाएगा y के, इधर देखो ध्यान से, अब मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ यहाँ पे -2 -3 बटे y⁴ प्लस 3x इंटू में -4 बटे में y⁵। अब आप मैं निकाल रहा हूँ डायरेक्ट d2s बटे dv2 एट x v इक्वल टू v बराबर में क्या रखना अपने को, v बराबर में 3 बटे 2x, ये बन जाएगा 1 बटे y के, यहाँ से 6 बटे में v⁴, 6 बटे में v⁴। v का मान हमें क्या रखना था, v का मान रखना है 3 बटे 2x⁴, ये माइनस में हो जाएगा 12x, ये बन गया 3 बटे 2x⁵। बस इसी को देखना है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, माइनस आना चाहिए क्योंकि हमें अधिकतम लेना है। तो ये बन जाएगा 6 2⁴ बटे में 3⁴ x⁴, माइनस में एक x गायब हो जाएगा तो नीचे बचेगा x⁴, और उधर हो जाएगा 12 इंटू में 2⁵ बटे में 3⁵। तो यहाँ से ये आ रहा है, ये ज़्यादा है, ये तो 12 से गुणा है, ये 6 से केवल गुणा है, हाँ तो ये ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, d2s बटे dv2 v बराबर 3 बटे 2 पर क्या मिल गया, <0 हो गया। इसलिए v बराबर 3 बटे 2x पर क्या होगा आपका, s क्या होगा, अधिकतम होगा, s अधिकतम होगा, s अधिकतम होगा क्योंकि e डैश बराबर क्या हमने लिया था 1 बटे s, इसलिए कुल खर्च e डैश क्या होगा, न्यूनतम होगा, क्या होगा, न्यूनतम होगा जब आपका v बराबर क्या हो, 3 बटे 2x होगा। ये लिख लीजिए, क्वेश्चन जबरदस्त है और बढ़िया है, इसकी प्रैक्टिस करोगे 1 से 2 बार तो आपसे क्वेश्चन समझ में आएगा। मेन कहानी यहाँ से यहाँ तक ही है, यहाँ से यहाँ तक, फिर इसका व्युत्क्रम नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हल्के में मत लेना, नोट कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कौन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। 5 पे आते हैं, 5 को पढ़िए, ये क्या है इसको देखते हैं। आप फटाक से 5 को देखिए, ये भी सवाल सही है, 5 में भी दिमाग लगेगा थोड़ा सा। आपको क्या दिया हुआ है इसको देखा जाए, उसमें दे रखा है आपसे कि बोला है कि यदि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा का योग दिया है, तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा यदि इन भुजाओं के मध्य का कोण कितना हो, π/3 हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कहने का मतलब ये है, कोई एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब मान लेते हैं ABC, उसने बोला कर्ण और एक भुजा की लंबाई, तो कोई सा भी ले सकते हो। मान लो मैंने एक कर्ण की लंबाई ले लिया, कुछ t लेता हूँ, कितना ले रहा हूँ, t, और AB को x ले रहा हूँ, इसको y ले रहा हूँ। अभी तो आपको क्या देख रखा है, चाहो तो इन दोनों का योग ले लो, चाहो तो इन दोनों का योग लो, जिसका भी मान लो इन दोनों का लेना है तो इसके बीच का कोण उसने पूछा है, जिसका भी लोगे, जिस भुजा का आधार लो या लंब लो, कोई सा भी लोगे तो उनके भुजाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है और कुछ भी नहीं ज्ञात करना है, जिनको भी दोनों को लेना है। उसने बोला ना कि कर्ण और एक भुजा का योग दिया हुआ है, तो जिस भुजा को भी लोगे उसी के बीच का कोण आपको निकालना है कि वो कितना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा जब ये कोण क्या होगा, इतना होगा, ये दर्पण है। तो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको t + x ले लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ p, इसका योग कितना है, p है।
अब त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ए निकालना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ए ना हटाकर इसमें ए रखा है मैंने, एस ले लिया, क्या ले लिया, एस ले लिया। तो 1/2 क्या होता है, आधार इंटू में ऊंचाई, आधार कितना है अपने पास ए बी, ऊंचाई कितना है अपने पास बी सी, ऊंचाई कितना है अपने पास बी सी, तो कितना हो जाएगा 1/2, ए बी का मान अपने पास x है। अब बी सी का मान तो निकाला ही नहीं, तो बी सी का मान निकाल सकता हूँ, कर्ण माइनस आधार कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, बी सी का मान क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये काम हमने कर लिया, नहीं सॉरी इसको निकालना है तो y की जगह पर क्या रखूंगा, t माइनस एक्स स्क्वायर, टी माइनस एक्स स्क्वायर ये रख दिया, नहीं समझ में आया। BC क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समकोण त्रिभुज से निकाल सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहां से आपके पास, तो अभी तो हमने x को भी t को माना है, तो आप यहां से इसको समीकरण 1 मान लेना, समीकरण 1 से आपका t का मान क्या हो जाएगा, p माइनस एक्स हो जाएगा। इसके जगह क्या रख सकता हूं मैं, p माइनस एक्स की घात 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस इसको हल कर लेते हैं, 1/2 x हो जाएगा अंडर रूट में, और मैं एक साथ साथ में एक काम कर रहा हूँ, स्क्वायर कर दे रहा हूँ इसका, क्योंकि बाद में मुझे स्क्वायर तो करना ही है, क्योंकि अंडर रूट ना गायब नहीं करूँगा तो फिर दिक्कत आएगी। पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2px माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इस एस को कुछ और मान लेता हूँ, इसको हमने मान लिया ई, क्या मान लिया ई बराबर हो गया आपके पास 1/4 एक्स स्क्वायर, यहाँ से कुछ गायब हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, गायब हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, गायब हो गया। गायब होने के बाद आपको केवल क्या मिल गया, पी स्क्वायर माइनस 2px, ये हो गया, इतना छोटा हो गया ये, बहुत सही। अब इसे एक्स स्क्वायर से गुणा कर देता हूँ, अंदर गुणा कर दूंगा तो 1/4 ये बन जाएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2p एक्स की घात 3। अब इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2। अब इसका अवकलन करते हैं, समीकरण इसको समीकरण माने जोड़ते हैं। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, p के सापेक्ष नहीं, ये तो p क्या हो गया, अचर है, p क्या हो गया, अचर हो गया। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसके सापेक्ष p के साथ x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करूंगा तो कितना बन जाएगा आपका de/dx, क्या बन गया de/dx, ये बन जाएगा 1/4 पी स्क्वायर, ये बन जाएगा 2x माइनस 2p, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर। अब हमें क्या कर देना है, बराबर में 0 रख देना है, बराबर में 0, तो ये बन जाएगा आपका de/dx बराबर कितना हो जाएगा 0, de/dx कितना हो जाएगा 0, तो ये बन जाएगा आपका 1/4 2p स्क्वायर एक्स माइनस 6, कितना हो जाएगा 6p एक्स स्क्वायर बराबर में 0। तो यहाँ से आपका कुछ भी नहीं है, यहाँ से आपको 2px कॉमन दिख रहा है, 2px कॉमन दिख गया, तो p माइनस 3x बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, x बराबर 0, x बराबर 0 तो नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, थोड़ा सोचो, x बराबर 0 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप x को यदि 0 ले लोगे, x को क्या ले लोगे 0 ले लोगे, तो a किस पे आ जाएगा, b पे आ जाएगा, त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो x का मान 0 नहीं होगा, तो x का मान क्या हो सकता है, p/3 हो सकता है। अब आप क्या करोगे, इसको समीकरण 2 मानकर x का सापेक्ष और अवकलन कर देता हूँ, समीकरण 2 का x के सापेक्ष, समीकरण 2 का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो यहाँ से आ जाएगा d2e/dh2। देखो स्क्वायर करने का कितना फायदा हो गया, नहीं तो अंडर रूट पे अगर हम काम करते, अंडर रूट पे काम करते तो कितना बड़ा सा हो जाता। तो कुछ एक में अपना थोड़ा सा अपना पर्सनल भी दिमाग लगा लेना, क्योंकि हम अवकलन इसीलिए तो पढ़ते हैं, अवकलन का मेन कहानी कि आपको डिफरेंट टाइप का भी डिफरेंशिएशन करने को मिल जाए, तो आपको अब वहाँ पे अपना दिमाग यूज कर लो कि कहाँ से हम कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। तो ये बन गया d2e/dh2। अब इसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट होते जाते हैं, 1/4 तो यहाँ पर है ही, अब यहाँ पे कर रहा हूँ, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2p स्क्वायर माइनस है, ये तो 6 हो जाएगा, अब फिर 2 और आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 12px बन जाएगा, 12px बन जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, d2e/dh2
कहाँ पर, जब x का मान क्या हो, p/3 हो। क्या हो, x का मान p/3 हो, ये बन जाएगा 1/4 2p², 12p, x का मान कितना हो गया, p/3। यहाँ से इसको सॉल्व किया जाए तो आपको मिल जाएगा 1/4 2p², माइनस हो जाएगा ये, -4p², तो कितना दिख रहा है अपने को, -2p² बटे में 4, तो कितना आ गया, -p² बटे 2, -p। ये क्यों आ गया, d2e बटे ds2 एट x बराबर p/3 <0, इसलिए x बराबर p/3 पर एक कौन सा था, s था। कौन था, s था। s क्या होगा, अधिकतम होगा। x क्या होगा, अधिकतम होगा। अधिकतम तो आ गया। अब इसके बीच का कोण पूछा था, तो कोण अपना क्या बन जाएगा, tan थीटा बराबर निकाल देता हूँ, चाहे ऐसे डायरेक्ट निकालो, cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार क्या है, आधार है अपने पास AB बटे में AB बटे में AB बटे में AC। तो AB का मान अपने पास क्या है, x है, और AC का मान कितना है, AC का मान है t। क्या है, t। और t का मान हमने क्या लिया हुआ है, t का मान यहां से निकाल लेते हैं, तो अपने पास t बराबर क्या है, p माइनस x का मान क्या है, p/3, x का मान क्या है, p/3, तो यहाँ से t आ गया 2p/3। अब इसमें सारे मान रख दो, cos थीटा x का मान p/3, ये क्या बन जाएगा 2p/3। यहाँ से देखो तो cos थीटा बराबर गायब हो गया, कौन, 3 गायब हो गया, p 1/2, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 कहाँ पे होता है, π/3 पे होता है। ये प्रूव हो गया, ये प्रूव करना था आपको। ये हो गया, यहाँ पे इसकी कहानी खत्म हो गई। अब 6 और 7 तो मैंने क्लास में ही बताऊंगा, बड़े बड़े से हैं, इसको हटाते हैं। जल्दी से 1-2 क्वेश्चन विविध का बता के सोच रहे हैं कल तक इसको निपटा दिया जाए नेक्स्ट लेक्चर में। जल्दी से देखिए आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विविध का। अब आ जाते हैं विविध में क्या है। फर्स्ट को देखिए, कुछ भी नहीं है। अब बेलन का जानते हो ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जानते हो, नहीं जानते हो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना। और क्या दिया, यदि बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h हो तो क्षेत्रफल सापेक्ष क्या आ जाएगा, सापेक्ष पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है 2πr+h, सही बोलना गलत बोलना, 2πr+h सही बोलना। बेलन का जो क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr+h, बस इतना ही है। आपको r के सापेक्ष क्या कर लेना, a 2πr² प्लस में 2πrh, बस dA/dr निकालना था, तो 4πr छाप लेना, 2πh, बस काम खत्म हो गया। ये था, ये फर्स्ट का हो गया, ये विविध का फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। आपको कोई फंक्शन दिया है y बराबर में x² प्लस में 21 दिया है, x² प्लस में क्या दिया है 21 दिया है। तो फिर क्या बोला है उसने के लिए सिर्फ x तथा y के मान ज्ञात करना। अच्छा, x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि y में परिवर्तन की दर x में परिवर्तन की दर का 3 गुना है। मतलब y में परिवर्तन की दर दिया है आपको, y में परिवर्तन की दर x में परिवर्तन की दर का क्या है 3 गुना है। y में परिवर्तन का दर x में परिवर्तन के दर का क्या है, वो 3 गुना है। बस अब कुछ भी नहीं है। इसको समीकरण 1 मान का फटाक से अवकलन कर देता हूँ। समीकरण 1 का x के सापेक्ष, इसके सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ से आ गया dy/dt, क्या आ गया dy/dt, ये हो जाएगा 2x² dx/dt, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पर तो dy/dt का मान क्या दिया 3 dx/dt, इधर जाएगा 2x², क्या मैंने कर दिया x² का बचेगा 2x बचेगा, ये हो जाएगा dx/dt गायब। यहाँ से 3 बराबर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा 3/2। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर
इसमें रखना है समीकरण 1 में रख दो, फटाक से y ये हो जाएगा 3/2 की घात कितना हो गया 2 प्लस में 21, y बराबर हो गया 9/4 प्लस 21 कितना हो जाएगा, ये आप थोड़ा सा इसका काम कर लेना, 4 8 4, y बराबर कितना हो जाएगा 9 4 13 और 8 1 9, 93/4। तो क्या बोला है उसने, बिंदु निकालने के लिए बोला है, तो ये बिंदु आ गया, x कॉमा इतना हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 को जल्दी से देख लेना। 3 में बोला है आपको f(x) बराबर क्या दे रखा है e⁻x, और क्या बोला है करने के लिए, सिद्ध करना है कि हमेशा क्या वर्धमान है। तो बस हमें किसी का भी अवकलन ज्ञात करना होता है तो क्या होता है वो, उसका f'(x) निकालते हैं। क्या निकालूंगा f'(x) क्या मिलेगा e⁻x, बस। तो और तो कुछ करना नहीं है, क्या करना है कुछ भी नहीं। चूंकि f'(x) प्रत्येक सदैव क्या है धनात्मक है, सदैव धनात्मक है, f'(x) सदैव धनात्मक है, इसलिए f(x) सदैव वर्धमान होगा। खत्म, क्या होगा वर्धमान होगा। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को भी निपटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको f(x) दिया हुआ है, छोटे छोटे क्वेश्चन आप जल्दी से कर दीजिए। आपको दिया है log sin x, क्या दिया है log sin x, तो बोला है कि अंतराल 2 दे रखे हैं, एक दिया है 0 से π/2 और दूसरा साइड दिया है π/2 से π। क्या दिया 0 से π/2 और π/2 से π में ह्रासमान है, मतलब इसमें वर्धमान है इसमें ह्रासमान है। इसका f'(x) निकालना हो, देखना ध्यान से आप, f'(x) कितना हो जाएगा log sin x का sin x 1/sin x, sin x कितना हो गया cos x। तो f'(x) कितना दिख गया आपको cot x, cos बटे sin क्या बन गया cot x का ग्राफ बना लेंगे, किसमें 0 से पाई के बीच में। देखना 0 से पाई के बीच में cot x का ग्राफ यूं बनता है, ये होता है π/2 पे cot क्या होता है 0, π/2 पे cot 0 होता है, ठीक है, हाँ 0 होता है। ये हो गया π/2, ये यहाँ से चलेगा ऐसे आता है 0 पे अनंत, तो ये 0 होता है, ये पाई होता है, फिर ये यूं चला जाता है। तो देखो ध्यान से, अंतराल 0 से π/2, 0 से π/2 में cot x क्या दिख रहा है आपको, x अक्ष के ऊपर है, देखो ध्यान से, तो x अक्ष के ऊपर है, तो में cot x क्या है f'(x), cot x नहीं f'(x) क्या है धनात्मक है, क्या है धनात्मक है, इसलिए f(x) अंतराल 0 से π/2 में क्या हो जाएगा वर्धमान होगा। इसके बाद आपको देख लो, फिर अंतराल π/2 से पाई में क्या हो जाएगा, देखो π/2 से पाई में क्या है, ग्राफ क्या है नीचे, बना देना एग्जाम में, π/2 से पाई में क्या हो गया नीचे आ गया, मतलब क्या ऋणात्मक है, क्या है ऋणात्मक है। कौन है f'(x) ऋणात्मक है, f'(x) क्या है आपका ऋणात्मक है, इसलिए f(x) अंतराल π/2 से पाई में क्या होगा ह्रासमान होगा, क्या होगा ह्रासमान होगा। नोट कर लो जल्दी से। तो मैंने आपको एक ही बोर्ड पे 4 क्वेश्चन निपटा दिए, इसके बाद कल 2-3 क्वेश्चन इसमें से बताकर इस चैप्टर को द एंड कर देना है, ठीक है, नोट कर लेना। बाय बाय।